दिख रहा है आपको? मेहरानगढ़ जानते हो क्या तुम लोग? मेहरानगढ़ लिखो भाई। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? जोधपुर को क्या बोलते हैं? नीला शहर दिख रहा है ना यार, ये तभी तो लगाई है ये फोटो कि आपको दिखाई दे। ये नीला कलर ही है ना, नीला ही है नहीं या दूसरा है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला शहर। अच्छा, इसको नीला शहर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो कलर किया गया है, अपने यहाँ पर जो व्हाइट कलर करते हैं उसमें नील डाल दी जाती है। डालते थे ना पहले, जब पहले अपने यहाँ पर जो सफ़ेदी की जाती थी उसमें क्या डाल दिया जाता था? नील। तो इसका भी कलर वैसे ही किया गया है। आपको दिख रहा है कैसा है? ये नीला है। तो नीला शहर जो है वो कौन सा है? अपना जोधपुर है। ये इसके इधर कौन सा किला बना हुआ है? यहाँ कौन सा बना हुआ है? मेहरानगढ़ बना हुआ है, ठीक है ना? तो लिखो मेहरानगढ़ में इसका जो निर्माण हुआ था किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया था भाई? किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। और कब करवाया था? 1459। तारीख वारीख कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है ना? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए लिखा है यहाँ। बाकी तारीख वारीख कोई ज़्यादा पूछते नहीं है कि इस किले की निर्माण मतलब नींव जो रखी गई वो किस दिन किस तारीख को रखी गई, ये कोई पूछता नहीं है वैसे। तो मुझे आप ये बताओ, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है वो क्यों महत्व रखती है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा अतिक्रमण मत करो ना आप, ये तो अतिक्रमण हो गया। हाँ जी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या इस दिन क्या होता है? क्या होता है इस दिन? करणी माता की नींव लगी थी। तो इस दिन निर्जला एकादशी होती है। बस इतने ज्यादा विचार मत किया करो, तुम्हें भी आते हैं उत्तर। कई बार तुम लोग इसलिए भी नहीं बोलते कि मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं सही बता दूं। शायद ऐसा भी लगता है कई बार आप लोगों को, ये हो ही नहीं सकता मुझे आ जाए, है ना? ऐसा नहीं होता, आपको आता है, ऐसी बात नहीं है। बस विश्वास नहीं होता आप लोगों को कि मैं बताऊंगा वो सही होगा। गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? भाई सही नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो इस दिन क्या होता है अपने? निर्जला एकादशी, जिसे आप लोग 11 बोलते हो। तो निर्जला एकादशी के दिन किसकी नींव रखी गई थी? मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी। अच्छा, इसकी नींव किसने रखी थी? तो वो भी नाम लिखो, करणी माता। और करणी माता का वास्तविक नाम क्या था? रिद्धि बाई। अब करणी माता ने नींव क्यों रखी भाई? हाँ जी, करणी माता ने नींव क्यों रखी? अच्छा, एक करणी माता लगती क्या थी इस जोधा की? करणी माता जो थी वो जोधा की क्या लगती थी? जोधा के पिताजी का नाम क्या था? अरे वाह बेटा, वही बात आ गई। देखो मैं बोलता था ना आपको, ये पूछ लेता ना मैं रणमल के बेटे का नाम क्या था तो तुरंत बोलते थे जोधा। और जैसे ही पूछा कि जोधा के बाप का नाम क्या था, जोधा के पिता का नाम क्या है, तो आप लोगों ने बहुत सोचने के बाद में रणमल उत्तर आया है। विद्यार्थी सारे एक जैसे होते हैं सब जगह के। तो कौन था इसका पिता जोधा का?
रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की धर्म बहन कौन थी? करणी माता। तो करणी माता जोधा क्या लगी? बुआ जी लगी साहब, ठीक है ना। क्या लगी इसकी? बुआ जी। आज भी अपने आप देख लो कि जब भी कोई काम होता है घर में तो बहन बेटी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। तो करणी माता तो एक चमत्कारिक महिला मानी जाती है, ठीक। पर्चे दिया करते थे वो। पर्चे जानते हो क्या होता है? जैसे मैं ये कहूँ कि मैं पर्चे देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, जाड़ा। जाड़ा नहीं होता, जो बात कहते हैं वो सच निकलती है, उसको पर्चा देना बोलते हैं, समझ गए ना। जैसे मैं बोल दूँ आप लोगों का, जा तू खुश रहे, तेरा सिलेक्शन हो गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, फिर हो गया, तो वो क्या हो गया? पर्चा। क्या बोलते हैं उसको? पर्चा बोलते हैं। ये अपने घोड़े वोड़े नहीं देते हैं क्या कि बरसात नहीं आ रही, चल 3 दिन बाद में आ जाएगी, आ गई तो ठीक है और नहीं आई तो मौसम विभाग फेल हो जाता है अपने यहाँ। तो वही चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? पर्चा बोलते हैं। ये जो भविष्यवाणी करते हैं इसको क्या बोल दिया जाता है? पर्चा। तो करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। इसमें यह भी कहा जाता है कि ये जो किला जहां बना हुआ है वो पहाड़ी कौन सी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। जिस पहाड़ी पर यह किला बना था वो कौन सा था? चिड़िया टूक की पहाड़ी। ये कहते हैं कि आपको भी पता है कि ये जो था कुंभा, ये जोधा जो था वो कुंभा के साथ में संघर्ष कर रहा था। संघर्ष की शुरुआत हो गई थी 1438 से और यह संघर्ष कब भी चल रहा था? 1453 में जाकर खत्म हुआ था। 1453 में आवल बाहुल की संधि हुई। आवल बाहुल की संधि के बाद में संघर्ष खत्म हुआ और उसके बाद में जोधा को ये लगने लगा था कि जो मंडोर है वो मंडोर सुरक्षित नहीं है, इस कारण से ऐसी जगह पर किला बनाया जाए जो सुरक्षित हो। अब जोधा ऐसी जगह की तलाश कर रहा था। अब कहानियां ये बताते कि जोधा घूमते घूमते इसकी तलाश कर रहा था, ऐसी जगह चाहिए थी उसको जहां पर किला बनाया जाए, मजबूत किला हो सुरक्षा की दृष्टि से। घूमते घूमते जब वो यहाँ पर आया तो एक बकरी जो थी वो एक शेर से यहाँ पर लड़ रही थी, ठीक ना। एक बकरी किसके साथ मृत्यु कर रही थी? शेर के साथ में। शेर भाग रहा था और पीछे से आक्रमण कौन कर रही थी? बकरी आक्रमण कर रही थी। अब कुंभा ने देखा यार इस जगह में जोरदार चमत्कार है, ये जोरदार जगह है, निर्माण तो यहीं पर होगा। अब उसने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करके जब इस पहाड़ी पर गए तो यहाँ एक बाबा जी बैठा था जो तपस्या कर रहे थे। उन बाबा जी का नाम था चिड़ियानाथ जी। क्या नाम था उनका? चिड़ियानाथ। अच्छा, एक बार एक बच्चा जीत गया था कि सर इसका चिड़ियानाथ नाम नहीं था, इसका नाम चिड़ियानाथ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो, है ना। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चिड़ियानाथ बोल दो या चिड़ियानाथ। अपने चिड़िया ज्यादा जानते हैं अपनी चिड़िया को। तो चिड़ियानाथ यहाँ पर क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। यहाँ रहते थे वो बाबा जी थे। जोधा ने जाकर उनसे कहा चिड़ियानाथ जी से कि बाबा जी एक काम करो, आपको तपस्या ही करनी है और एक कुटिया उटिया ही बनानी है। यहाँ पर एक छोटा सा जल स्रोत भी था, तो कि आप किसी दूसरी जगह पर चले जाओ। बाबा जी ने मना कर दिया कि साहब मैं तो दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, यहाँ मैं बहुत ज़माने से रह रहा हूँ, यहीं पे रहूँगा, आसपास के जो लोग हैं वो मेरे यहाँ पर आते हैं, तो तू दूसरी जगह जाकर किला बना ले। कि बाबा जी देखो, जो फाइनल हुआ है वो तो जगह यही हुई है, किला तो यहीं पे बनेगा, आप कोई दूसरी जगह चले जाओ, आपको कोई सहायता वायता चाहिए और कोई राशन कार्ड वगैरह सब मैं बनवा दूंगा, 5 किलो अनाज आता रहेगा, गेहूँ वेहूँ जो भी मैं सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा आपके लिए, पर आप ये जगह खाली कर दो। चिड़ियानाथ जी माने नहीं साहब, जगह तो नहीं छोड़ूंगा साहब। जब चिड़ियानाथ जी नहीं माने तो जोधा ने जबरन किसको निकला दिया यहाँ से? चिड़ियानाथ को निकलवा दिया। ये कहते हैं कि चिड़ियानाथ जी, अब बाबा जी थे यार, अकेले थे, 10-20 सैनिक भेजे होंगे, उन्होंने जाकर उठाकर किसको बाहर कर दिया होगा? चिड़ियानाथ जी को। चिड़ियानाथ जी ने जाते समय श्राप दिया कि ये मेरा श्राप है कि इस किले में एक तो हमेशा पानी की समस्या रहेगी, दूसरी चीज ये जो जोधा जिसको अपनी शक्ति का इतना गुमान है, मैं श्राप देता हूं कि जोधपुर में या इस यहाँ पर जो किला बनेगा उसमें रहने वाले शासक अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह नहीं देख पाएंगे। तीसरी पीढ़ी से मतलब पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। देखो जोधपुर में पानी की कमी रही है हमेशा। दूसरी चीज, जोधपुर जो है उस जब तक ये जोधपुर के शासक जो थे
यहाँ मेहरानगढ़ में रहे तब तक ये अपनी तीसरी पीढ़ी का मुंह नहीं देख पाए। ठीक, तो ये कहते हैं कि ये किसके कारण हुआ था, ये चिड़ियानाथ जी के श्राप के कारण हुआ था। अब इसमें कई लोग ये बताते हैं कि चिड़ियानाथ जी जा नहीं रहे थे, बड़े जोरदार तपस्वी थे, तो अब आप भी जानते हो इनसे ऊपर वाला चाहिए था जो इनसे भी ज्यादा सिद्ध हो, और ये कहते हैं इससे चिड़ियानाथ से ज्यादा सिद्ध कौन थी, कर्णी माता थी। तो जोधा किसको लेके गया था यहाँ पर, कर्णी माता को। कर्णी माता ने जाकर धमकी लगाई, बोले चिड़ियानाथ बताओ जाते हो नहीं जाते हो। चिड़ियानाथ कर्णी माता को देखकर डर गया और वो यहाँ से चला गया, लेकिन श्राप देते हुए गया था। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जोधा ने इस किले की नींव जो रखवाई थी वो किससे रखवाई थी, कर्णी माता से रखवाई थी। अब बाद में ये कहते हैं कि इस किले को श्राप मुक्त करवाने के लिए ये फिर एक और बाबा जी से पूछा गया कि इसको श्राप दे के गया है वो बाबा जी चिड़ियानाथ जी, तो इसको कैसे श्राप मुक्त किया जाए। तो ये बताया गया कि कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बलि लग जाए तो ये जो है, ये जो किला है वो क्या हो सकता है, श्राप से मुक्त हो सकता है। लेकिन बलि ये नहीं कि पकड़ के मार दिया बेचारे को, बलि स्वेच्छा से देगा, अपनी इच्छा से देगा। जो आदमी अपनी इच्छा से बलि देगा तो ये क्या हो सकता है, श्राप मुक्त हो सकता है। जोधा जी ने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सब में विज्ञप्ति निकलवाई कि जो व्यक्ति अपने इच्छा से बलि देना चाहता हो और इस किले को श्राप मुक्त करवा सकता हो वो स्वेच्छा से आए, उसकी बलि दी जाएगी। और उसके बाद में जो व्यक्ति आया था स्वेच्छा से बलि देने के लिए, उसका नाम क्या था, राजा राम। क्या नाम था उसका, राजा राम खेड़ला, है ना। इसका नाम क्या भी मिलता है, राजिया भम्मी, भम्भी। मैं इसको भम्भी कर देता हूं, आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो। तो राजा राम खेड़ला या राजिया भम्भी ने यहाँ पर स्वेच्छा से आकर क्या दिया था, अपना मतलब बलिदान दिया था। इसने अपनी ये कहते हैं कि यहाँ पर जिसकी बलि लगी थी वो आदमी कौन था, राजा राम खेड़ला या राजा राम भम्भी था। ठीक, तो लिखे आप ये कौन सी पहाड़ी पर है ये, चिड़ियानाथ की पहाड़ी पर। लिखो चिड़ियानाथ की पहाड़ी पर, सॉरी चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। पहाड़ी का नाम क्या है, चिड़िया टूक। और ये कहते हैं इस पहाड़ी को चिड़िया टूक इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पर कौन रहते थे, चिड़ियानाथ जी रहते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, चिड़िया टूक की पहाड़ी कहा गया था। लिख लिया, नेक्स्ट लाइन लिखिए आप। दुर्ग के निर्माण के समय स्वेच्छा से, दुर्ग के निर्माण के समय स्वेच्छा से बलि दी या बलिदान दिया, स्वेच्छा से बलिदान दिया, किसने दिया, राजा राम खेड़ला या फिर राजिया भम्भी। लिख लिया। इसकी जाति मेघवाल बताते हैं। वैसे ये किस जाति का था, वैसे मेघवाल जाति का था। लिख लिया ना। तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना बलिदान दे दिया वो कौन हो गया। अब इसके अन्य नाम लिखिए आप, इसके कुछ अन्य नाम हैं। एक तो इसका नाम है अन्य नामों में मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़। हाँ खान साहब, मयूरध्वजगढ़। और मयूरध्वजगढ़ क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो आकृति किसके समान है, मोर के समान है। इस कारण से इसको क्या बोला गया, मयूरध्वजगढ़ कहा गया, है ना। एक और इसको बोलते हैं कागमुखी, कागमुखी। राजू इसमें वो सारी फोटो है क्या, ये दुर्ग दिख रहा है आपको,
है ना। इसको आप देखोगे तो देखो यहाँ से ये इस तरह से है, मतलब यहाँ से आगे से थोड़ा सा आगे से सकरा है और पीछे से चौड़ा है, ये इस तरह से है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये इस तरह से है ना। आगे से सकरा है और पीछे से क्या है, इसका चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कागमुखी। ठीक है ना, कौवे के समान जो मुख है उसके समान जिसकी आकृति बनी हुई है वो कौन सा दुर्ग है, ये मेहरानगढ़ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कागमुखी बोल दिया। ठीक है, तो लिखो आप अगला, कागमुखी। कागमुखी में लिख लेना कैसी आकृति है इसकी, दिख रही है ना इसमें, देख लो आप। आज सामने की साइड से ये कैसा है, थोड़ा सा सकरा है, और पीछे की साइड से क्या है, ये चौड़ाई में है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कागमुखी। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी आकृति कुछ इस तरह की है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कागमुखी दुर्ग कहा गया है। विहंगकूट, विहंगकूट, विहंग किसको बोलते हैं, विहंग किसको बोलते हैं भाई, हाँ जी, हिंदी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिर पर्यायवाची शब्द है, पक्षी को क्या बोलते हैं, विहंगकूट। तो ये कहा जाता है कि इस पहाड़ी में पक्षियों का निवास स्थान भी था चिड़िया राज्य के साथ साथ, इसलिए इसको क्या भी बोला गया है, विहंगकूट। ठीक, फिर लिखिए आप, जोधा की ढाणी, ये तो याद रह जाएगा आपको, जोधा की ढाणी, है ना। एक इसको सूर्यगढ़ भी कहा गया है। सूर्यगढ़ क्यों कहा गया है, जोधपुर को क्या भी बोलते हैं, सूर्य नगरी बोलते हैं। तो सूर्य नगरी में बना हुआ जो दुर्ग होगा वो कौन सा हो गया। इसके अलावा मिहिर गढ़ भी इसको बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं इसको, मिहिर गढ़ भी किसको बोलते हैं, इस मेहरानगढ़ को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अन्य नाम हैं, मेहरानगढ़ के नाम है। ठीक, मयूरध्वजगढ़ है इसका, कागमुखी, विहंगगढ़ या विहंगकूट, जोधा की ढाणी, सूर्यगढ़, मिहिरगढ़, ये सब के सब नाम किसके हैं, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के हैं। लिख लिया इनको। आप लिखिए आप नेक्स्ट। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग, है ना। और इस रूडयार्ड किपलिंग ने, इसमें लिखो रूडयार्ड किपलिंग करके लिखो आप। रूडयार्ड किपलिंग, इसमें डैश करके लिखो जंगल बुक का लेखक, जंगल बुक, जंगल बुक का लेखक, जंगल बुक का लेखक, जंगल बुक लिख लिया क्या, एक मिनट एक मैसेज कर लेता हूँ मैं फटाफट, तुम लिखते रहो तब तक। और इसी में डैश करके लिखो इसने क्या कहा था इस किले के बारे में। यह दुर्ग, लिखो यह दुर्ग देवताओं, यह दुर्ग देवताओं एवं यह दुर्ग देवताओं एवं फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग देवताओं एवं फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। लिख लिया, यह दुर्ग देवताओं एवं फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। रूडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, इस जंगल बुक पर आपको पता है तो कई सीरियल भी बने हैं और कई मूवीज भी बनी हैं। आपने एक वो मूवी देखी होगी, वो शेर जो राजा होता है ना, वो किस बेस पर बनी हुई मूवी है, जंगल बुक पे। अच्छा, जंगल बुक जैसी किताब अपने यहाँ पर भी लिखी गई थी, जंगल बुक जैसी किताब अपने यहाँ पर भी लिखी गई थी। बेटा अतिक्रमण मत करो ना आप, देखो मुझे पाप लगेगा, मेरे ये ठोकर लगेगी इसके, मतलब पैर लग जाएगा, है ना, तो फिर पाप लगेगा। अच्छा, आजकल आप लोग विद्या और नहीं रखते हो कॉपियों में, पहले तो विद्या भी रखते थे कॉपियों में,
है ना, कॉपी किताबों में विद्या रखते थे। आपके पास में है विद्या? कॉपी में है क्या? रखी थी कभी? रखी थी क्या? हम लोग रखा करते थे, पता नहीं आप तो रखते हो कि नहीं रखते हो। पेड़ ही होता था हमारे टाइम पे विद्या का जिसको जितनी विद्या चाहिए थी वो उतनी तोड़ के ला सकता था। आजकल है क्या? अच्छा, उसमें भी एक वो पंख सा और होता था अपने, शायद तोते का होता था, किसका होता था वो? किसका होता था? नहीं, एक और होता था थोड़ा गुलाबी सा, वो विद्या में ये मान के चलो सबसे टॉप की विद्या होती थी। तो ऐसे आपके पास विद्या और नहीं है, अगर मेरे ये पेड़ लगेगा तो आप मुझे विद्या कहाँ से दे पाओगे बताओ, है ना? तो ऐसा अतिक्रमण मत करो। अपने यहाँ पर भी एक ऐसी किताब लिखी गई थी, जंगल को बेस मानकर, जंगल के बेसिस पर जो किताब लिखी गई थी उसका नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ। कौन सी है वो? पंचतंत्र की कहानियाँ, जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है ना? आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या चालाक लोमड़ी, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, जंगल से संबंधित जो कहानियाँ हैं, वो अपने यहाँ पर विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, उस तरह की कहानियाँ। और उनको क्या बोला गया था हमारे यहाँ पर? ठीक है ना, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो वैसे रुडयार्ड किपलिंग ने कौन सी किताब लिखी थी? किताब का नाम ध्यान रख लेना, जंगल बुक इसने लिखी थी। और इसने क्या कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देवताओं, फरिश्तों और परियों के द्वारा किया गया है। परिया भी नाम उसने लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप परिया नहीं लिखे हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, इसी तरह से एक और था, एक व्यक्ति और है, मतलब एक महिला है जिनका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस को जानते होंगे, लेकिन जैकलिन कैनेडी को आप लोग नहीं जानते हो, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, उनकी पत्नी है। तो इन्होंने इस दुर्ग को 8वां अजूबा कहा है। क्या कहा है? 8वां अजूबा। विश्व में 7 अजूबे माने जाते हैं, लेकिन किसी को 8वां अजूबा कहा है तो जैकलिन कैनेडी ने किसको कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा है। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसको तो देखो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? यह दुर्ग देवताओं, फरिश्तों एवं परियों के द्वारा निर्मित है, ये बात कही है। लेकिन हम लोग तारागढ़ बूंदी की जब बात करेंगे तो वहां पर ये कहेंगे कि ये दुर्ग भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित है। चाहो तो यहीं पे नोट लगा के लिख लेना। इसने 2 बात कही है 2 किलों के लिए। एक किले के लिए तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? किसके द्वारा? देवताओं, फरिश्तों एवं किसके द्वारा? परियों के द्वारा निर्मित है। और एक दूसरे किले के लिए कहता है कि यह दुर्ग भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित है। ये 2 चीज कही है इसने 2 किलो के लिए। ये बात तो किसके लिए कही है? मेहरानगढ़ के लिए। और ये वाली बात किसके लिए कही है इसने? तारागढ़ के लिए। और तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। अजमेर वाले के लिए नहीं कहा इसने, किसके लिए कहा है? तारागढ़ बूंदी के लिए। तो ये वाली नोट लगा के लिख लेना कि इन्होंने तारागढ़ दुर्ग को भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित बताया। तारागढ़ दुर्ग को भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित बताया। लिख लिया ना? दोनों लाइन याद रखना, भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित तारागढ़, और देवताओं, फरिश्तों और परियों के द्वारा निर्मित कौन सा है? मेहरानगढ़। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां अजूबा किसने कहा है? जैकलिन कैनेडी ने कहा है, जो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी थी, इन्होंने कहा था इसको। ठीक, लिख लिया? अब लिखो आप, इसके कुछ महल वहल लिख लेते हैं। लिखो, पहले महल लिखोगे या पहले दरवाजे लिख लेते हैं? मेन है ना। दरवाजों में एक दरवाजा है इसका लोहागढ़। ठीक, एक दरवाजा कौन सा है? लोहागढ़। ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं कारण बता देता हूं आपको। ये जो लोहागढ़ है, सॉरी लोहापोल, लोहागढ़ तो फिर भरतपुर आ जाएगा यार। लोहापोल, तो ये जो लोहापोल है, इसके पास में एक छतरी बनी हुई है ना। और वो छतरी किसकी बनी हुई है? धन्ना और भीमा की छतरी। किसकी छतरी है? ये मामा था
और ये क्या है, ये भांजा है। ठीक, तो इसको क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, मामा भांजा की छतरी भी बोल सकते हैं, है ना। धन्ना भीमा की छतरी बोल लो आप, या इसको क्या कह सकते हो, मामा भांजा की छतरी। तो लोहा पोल के पास में ही धन्ना और किसकी छतरी बनी हुई है, भीमा की छतरी बनी हुई है। ये धन्ना भीमा कौन थे, पाली का एक जागीरदार था जिसका नाम था मुकुंद सिंह। इस मुकुंद सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए ये दोनों जो योद्धा थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक, तो मुकुंद सिंह के सेना नायक थे, जो पाली का जागीर मुकुंद सिंह था उसके सेना नायक थे। आप केवल इतना सा ध्यान रखो कि धन्ना और भीमा की छतरी जो बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है, मेहरानगढ़ में बनी हुई है। कौन से पोल के पास में, लोहा पोल के पास में बनी हुई है। लिख लिया ना। इसी में एक और है फतेह पोल। फतेह पोल, इसी के अंदर एक और जो बना हुआ है दरवाजा वो कौन सा है, फतेह पोल। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने। और किस उपलक्ष्य में करवाया था, जोधपुर जो था खालसा समाप्त होने के उपलक्ष्य में। आपको पता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद में अजीत सिंह के लिए जो संघर्ष किया था वो किसने किया था, दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया था। फिर कालांतर में जोधपुर पर से खालसे की मतलब खालसे को समाप्त किया जाता है। और उस खालसा का मतलब क्या था, जो सीधे मुगल अधीनता में चला गया, डायरेक्ट या केंद्र के अधीन होता है उसको क्या बोलते थे, खालसा। तो खालसा को समाप्त किया गया, वापस ये दुर्ग या ये जो क्षेत्र था जोधपुर किसको दिया गया था, अजीत सिंह को। तो इसके उपलक्ष्य में उसने एक दरवाजे का निर्माण करवाया था, वो कौन सा था, फतेह पोल का इसने निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट अगला दरवाजा लिखो आप। एक है इसमें लखना पोल या लखना पोल। लखना पोल क्यों लिखवा रहा हूं, इसका भी आप कारण जान लीजिए कि इस पे तोप के गोलों के निशान हैं। ये जो लखना पोल है इस पर किसके निशान बने हुए हैं, तोप के गोलों के निशान। और ये तोप के गोले चलाए किसने थे, है ना। एक तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर किसके निशान है, तोप के गोलों के निशान है। और ये जो तोप के गोले जिसने चलाए थे वो व्यक्ति कौन था, एक तो जयपुर का जगत सिंह सेकंड और बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उन्होंने मिलकर आक्रमण किया था इसके ऊपर। उस समय यहाँ पर तोपें चलाई गई थी, तोप के गोले चलाए गए थे। तो वो तोप के जो गोले चलाए गए थे उनके निशान अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक, तो किस पर बने हुए हैं वो, ठीक है ना, लखना पोल पर। यहाँ पर एक जयपोल भी है। जयपोल इतना जरूरी नहीं है, उसमें जरूरी जो है वो मैं बता देता हूँ। इसके पास में एक वो बनी हुई है कीरत सिंह सोडा की छतरी। किसकी छतरी बनी हुई है, कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा जो थे ये एक युद्ध में शहीद हो गए थे और युद्ध लड़ा गया था वो गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली का युद्ध। 1807 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसको क्या बोलते हैं, गिंगोली नामक स्थान पर गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। और इसी गिंगोली के युद्ध में लड़ता हुआ कौन शहीद हो गया था, कीरत सिंह शहीद हो गए थे। तो कीरत सिंह सोडा की छतरी जो है वो भी कहां पर बनी हुई है, जोधपुर दुर्ग में जयपोल के निकट बनी हुई है। हालांकि जयपोल लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कीरत सिंह सोडा की छतरी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपने एक राजकुमारी का नाम सुना होगा, कृष्णा कुमारी, नाम सुना है क्या कभी? एक मेवाड़ की राजकुमारी थी और मेवाड़ की राजकुमारी का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी।
तो 3 रियासतों में संघर्ष की स्थिति हो गई थी, एक मेवाड़, एक मारवाड़। पहले मेवाड़ को बीच में लिख लेते हैं यार, वो ठीक रहेगा। एक तो जयपुर रियासत, एक मेवाड़, और एक कौन सी थी, मारवाड़। यहां जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था जगत सिंह सेकंड। जयपुर के कौन थे भाई, जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे, भीम सिंह। और इधर भी कौन थे, भीम सिंह। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पूरा इतिहास है नहीं। देखो, इतिहास होना चाहिए तो या तो पूरा होना चाहिए। चीजें बहुत आसानी से, कला संस्कृति की विशेषता है, यदि आपको इतिहास की घटनाएं पता है तो कला संस्कृति में हर चीज को याद करना आसान होता है। अब आपके साथ में समस्या यह है कि इतिहास तो दिया है लेकिन आधा अधूरा दिया है, तो ना तो इधर के रहे, कला संस्कृति पूरी उठा के दे दी उसने, है ना। तो कला संस्कृति अगर आपके इतिहास पूरा होता तो कला संस्कृति में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये जो किले होते हैं, जैसे मान लो पटवार में पढ़ाया जाए तो पटवार में एक दिन में 3 किले हो जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हम वहाँ पर साथ में लिखाते आते हैं। इसके समय पर जोधपुर के किले में इसका निर्माण करवाया गया, इस उपलक्ष्य में करवाया गया, तो वहाँ पर लिखवाते चले जाते हैं साथ के साथ। आपके साथ में समस्या ये होती है कि आपके यहाँ पर 2-3 वंश है, उसके भी 2-2 एक-एक 2-2 राजा हैं, पूरे राजा है नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई हुई, इसकी जो सगाई हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर सगाई हुई साहब। किसके साथ में, भीम सिंह के साथ में। शादी वादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन भीम सिंह दुनिया छोड़कर चले गए। और भीम सिंह के बाद में शासक कौन बने, मान सिंह, जिसकी हमने पहले बात की थी। मारवाड़ का सन्यासी राजा जिसको कहते हैं, जिसने अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पर शरण ली थी, जालोर दुर्ग में शरण ली थी, ठीक है ना। तो ये वही मान सिंह है। तो इधर भीम सिंह के साथ में सगाई हुई मारवाड़ के, और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना, मान सिंह बना। तो अब क्या हुआ कि इस कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह की मृत्यु के बाद में किसके साथ करवा दी गई, जगत सिंह सेकंड के साथ करवा दी गई। कोई दिक्कत यहां तक, भाई वो तो मर ही गया था। दिक्कत इसको हो गई, मान सिंह को। उसने ये कहा कि मरे तो हमारे भाई है, हम सारे थोड़ी मर गए, और हुई तो सगाई थी, हमारे साथ करवा दो। तो कुल मिला के बात मूछ का आ गया साहब। कृष्णा कुमारी की सगाई का मुद्दा किसने उठा दिया, मान सिंह ने, कि साहब देखो हमारे बड़े भाई साहब के साथ में सगाई हुई थी, भीम सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, हमें खेद है इस बात का, लेकिन हमें इस बात का भी खेद है कि आपने हमारी सगाई तोड़ दी, है ना, हमारे साथ में होनी चाहिए आप सगाई। यानी कुल मिला के मान सिंह ने इस बात के लिए जोर दिया कि कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ होनी चाहिए, मान सिंह के साथ। इधर जगत सिंह कहे कि नहीं साहब अब तो सगाई टूटे ही नहीं। पहले तो क्या पता, राजी राजी अगर आकर कहता मुझे कोई तो मैं छोड़ देता सगाई हो गई, लेकिन अब सगाई नहीं छूटे साहब। बात युद्ध पे आ गई। जयपुर के साथ में बीकानेर ने दिया, और बीकानेर और जयपुर ने संयुक्त रूप से किस पर आक्रमण किया, मारवाड़ पर आक्रमण किया, और गेंगोली का युद्ध हुआ। और उसी गेंगोली के युद्ध में शहीद कौन हुआ था, किरत सिंह सोडा शहीद हुए थे। ये मुद्दा इतना ज़्यादा फैल गया था, या इतना ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा हो गया था, कि जो एक अमीर खां पिंडारी हुआ करता था जिसने टोंक रियासत की स्थापना की थी, एक तो अमीर खां पिंडारी और एक मराठा, ये लुटेरे टाइप के आदमी थे, ठीक है ना। तो अमीर खां पिंडारी और मराठा जो थे, उन्होंने इन दोनों ही पक्षों से खूब धन भी लूटा, दोनों से ही। अब समस्या ये हो गई, जयपुर के साथ में बीकानेर, मेवाड़ और मारवाड़, इनमें युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई। बीच बीच में इनसे अमीर खां पिंडारी भी धन ऐंठने में कामयाब रहा, और मराठा जो थे, मराठा भी धन ऐंठने में क्या रहे, कामयाब रहे। मुद्दा बड़ा ज्वलंत बन चुका था ये। अब इसका किया क्या जाए। तो एक अजीत सिंह चुंडावत थे जो सलूम्बर के थे। एक तो कौन थे,
अजीत सिंह चुंडावत, आपको पहले भी बताया है कि चुंडावतों को अधिकार दिया गया था कि मेवाड़ के शासक का क्या करेगा, ये राज्याभिषेक करेगा, ठीक है ना। और चुंडा के जो वंशज थे वो क्या कहलाए थे, चुंडावत कहलाए थे। ये सलूम्बर का रावत था या सलूम्बर का सामंत था। लास्ट में इन दोनों ने ये कहा कि ये मुद्दा एक दूसरे तरीके से सोल्व हो सकता है, इसका समाधान हो सकता है। कि बताओ समाधान क्या है? कि समाधान यह है कि किसको मार दिया जाए, कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कृष्णा कुमारी को मारने का सुझाव किसने दिया? अमीर खां पिंडारी और अजय सिंह चुंडावत सलूम्बर ने। ये लोग किसके पास में गए? भीम सिंह के पास। कि देखो भीम सिंह जी, बात ये है, जो राजपूताने की बड़ी रियासतें हैं, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़, ये तीनों लड़ रही है किसके चक्कर में? कृष्णा कुमारी के चक्कर में। बीकानेर भी साथ दे रही है। कल को हो सकता है विश्व युद्ध हो जाए राजस्थान में। भाई कोई रियासत किसके सहयोग करे, कोई किसका सहयोग करे, तो राजपूतानी की रियासतों में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो इसको रोकने का हमारे पास में एक उपाय है। कि बताओ साहब क्या उपाय है कि किसको मार दिया जाए? कृष्णा कुमारी। भीम सिंह बेचारे पिता थे, पिता चाहे कितने भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन एक बार जल्दी से ऐसा विचार उसके मन में नहीं आ सकता। लेकिन फिर अमीर खां पिंडारी, अजीत सिंह चुंडावत ने किसके ऊपर दबाव डाला? भीम सिंह के ऊपर कि ये काम तो अब करना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कि भीम सिंह जो थे उन्होंने इसके लिए हामी भरी, हाँ की, और एक जहर का प्याला ले जाकर किसको दिया गया था? कृष्णा कुमारी को दिया गया। देखो राजस्थान में वीर गाथाएं केवल पुरुषों की नहीं है, महिलाओं की भी उतनी जोरदार कहानियां हैं, इतनी जोरदार वीर गाथाएं हैं जितनी जोरदार किसकी हैं? पुरुषों की है। तो ये कहा जाता है कि एक जहर का प्याला किसको दिया गया था? कृष्णा कुमारी को। और कृष्णा कुमारी की मां ने कृष्णा कुमारी जी से जाकर ये कहा था कि बेटी तुम इस जहर के प्यालों को मत पियो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें, और इनके चक्कर में गलतियां इनकी है, अहंकार इनका है, मूंछ का सवाल इनका है, तो बलिदान तुम क्यों दे रही हो? ये कहते हैं कृष्णा कुमारी की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 15-16 साल उम्र थी इसकी उस समय। तब उसने ये कहा था कृष्णा कुमारी ने कि देखो माँ, बात ये है, जब कोई युद्ध होता है तो हमारे राजपूत भाई या हमारे जो पिता समान जितने भी लोग होते हैं, योद्धा होते हैं, वो सब के सब लड़कर वीर गति को प्राप्त होते हैं और अपने राज्य की सुरक्षा करते हुए वो शहीद होते हैं। और यदि मेरे इस बलिदान से राजपूत राज्यों की सुरक्षा हो सकती है, कितनी राज्यों की सुरक्षा होगी? 3 रियासतों में युद्ध टल जाएगा। यदि मेरे इस बलिदान से ऐसा होगा तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। उसके बाद में वो जहर का प्याला किसने पिया था? कृष्णा कुमारी ने। और किसकी मृत्यु हुई थी? कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी। तो कृष्णा कुमारी को लेकर ही जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। और उसी गिंगोली के युद्ध में जोधपुर की ओर से लड़ता हुआ कौन शहीद हुआ था? कीरत सिंह सोडा। और कीरत सिंह सोडा की छतरी जो है वो कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर में। ठीक, ये जोरदार मुद्दे हैं। देखो आने वाले समय में मुझे लगता है इस पर बहुत सारी मूवीज़ बनने वाली हैं। इतिहास शायद पढ़ते नहीं हैं ये जो बॉलीवुड वाले हैं, है ना। जो लोग आर्ट्स लेते हैं ना वो भी इतिहास कम लेते हैं, क्योंकि उनके एक वहम ये बैठा हुआ है कि आर्ट्स, ये इतिहास में बहुत सारी क्या आती है? सन आते हैं, इतिहास याद नहीं होता है, ये उनके वहम बैठा हुआ है। तो बॉलीवुड वालों को जिस दिन पता चलेगा, मूवियाँ ज़रूर बनेगी कृष्णा कुमारी पर भी, आप लोग देख लेना। आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन जहर का प्याला किस में पीना पड़ेगा? कृष्णा कुमारी में पीना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। तो लिख लिया ना ये कीरत सिंह सोडा की छतरी। समझ में आ गया कीरत सिंह सोडा कौन थे, कौन से युद्ध में लड़े थे? ये गिंगोली के युद्ध में। छतरियां मैंने आपको 2 लिखवा दी। देखो एक छतरी तो किसकी लिखवा दी, एक तो किसकी लिखवा दी, ठीक है ना। अब इसके मंदिर लिखो आप, इसके मंदिर लिखिए आप। इस दुर्ग में कुछ मंदिर है वो लिखो पहले। एक मंदिर तो आपको ही दिख रहा है, और ये मंदिर किसका है? चामुंडा माता मंदिर। किसने बनवाया था ये चामुंडा माता मंदिर? जोधपुर में किसने बनवाया था? जोधा ने ही बनवाया था, ठीक है ना। लिखो निर्माण और डैश करके लिख दो किसने करवाया था? जोधा ने। निर्माण किसने करवा दिया? जोधा। अच्छा, ये चामुंडा माता जो है ये जोधपुर के शासकों की क्या है? तो लिखो आप, जोधपुर के शासकों की आराध्य देवी।
ठीक है ना, कौन सी देवी है? आराध्य देवी। अब कुल देवी कौन है? राठौड़ों की कुल देवी कौन है? अरे कौन है? अगला मंदिर लिखो आप, नागनेची माता मंदिर। नागनेची माता मंदिर। अगला मंदिर लिखो, नागनेची माता मंदिर। ये मंदिर तो अपने किसका है? चामुंडा माता का है। अच्छा, चामुंडा माता से संबंधित एक और घटना मैं आपको बताता हूं। आपको पता है तो 2008 में जो नवरात्रे थे, नवरात्रों में एक घटना घटी थी, यहाँ भगदड़ मची थी। और उस भगदड़ में, सितंबर 2008 की घटना है ये, उस भगदड़ में खूब सारे लोग मारे गए थे। और ये कहते हैं कि ये भगदड़ जो मची थी उसमें किसी की साजिश भी बताई गई थी, कि कुछ लोगों की साजिश थी। उन्होंने जबरन ये अफवाह फैलाई कि यहाँ पर क्या है, बम है। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, मतलब सीढ़ियाँ, ये मंदिर गिरने वाला है, इस तरह की कुछ अफवाह फैलाई गई थी। तो इस कारण से ये 2008 में जो घटना घटी थी, खूब सारे लोग मारे गए थे। वो किस मंदिर के दर्शन के लिए गए थे? चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। इस मंदिर में ये जो लोग मारे गए थे, ये दुर्घटना घटी थी, इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जसराज चोपड़ा कमेटी। कौन सी कमेटी थी? जसराज चोपड़ा कमेटी। अभी हाल ही में 2019 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2019 में। घटना कब की है? 2008 की। कि ये साजिश थी या नहीं थी, या इसमें क्या क्या हुआ था, उसको जांच करने में कितने साल लग गए थे उस कमेटी को? 11 साल। और अभी 2019 में ही जसराज चोपड़ा जो कमेटी थी उसने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट दी थी वैसे। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। हालांकि 2019 की घटना है। यदि 2019 के आसपास आपका एग्जाम होता तो निश्चित तौर पर इससे प्रश्न बन सकता था। ठीक, चलो खैर, लिखे आप, नागनेची माता मंदिर। ये भी किसने बनवाया था? यह मंदिर किसने बनवाया? जोधा ने। लिखो आप, जोधा ने। निर्माण किसने करवाया? जोधा। निर्माण जोधा द्वारा। लिख लिया? फिर इसके बाद में लिखिए आप, ये क्या है? राठौड़ों की कुल देवी। नागनेची माता क्या है? राठौड़ों की कुल देवी है साहब। लिख लिया? तो ये ध्यान रखना आप लोग, दोनों मंदिर ध्यान रखना। चामुंडा माता मंदिर तो उनकी, राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। और नागनेची माता क्या है? उनकी कुल देवी है। ठीक, एक मंदिर और लिखे आप, आनंद धन मंदिर या आनंद घन मंदिर। आनंद घन मंदिर लिख लिया? ये भी वहीं पर है, जोधपुर में, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक और लिखो, मुरली मनोहर मंदिर। लिख लिया ना? मंदिरों में दोनों इंपॉर्टेंट है, चामुंडा माता और नागनेची माता। इसके अलावा इसमें कुछ जो जलाशय वगैरह, महल थोड़ी लिखवा दिया अभी तक, मैं नहीं लगवाए ना, महल नहीं लिखवाए। और मजार वजार तो लिखवाई नहीं, मस्जिद वस्जिद। तो लिखो, शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित मस्जिद, वो भी कहां पर है? कहां पर है? मेहरानगढ़ में है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, यहां भूरे खां की मजार है। किसकी मजार है? भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। यहां पर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था, और वो तो किसने करवाया था? शेर खां ने। और किसकी मजार है यहां पर? भूरे खां की मजार है। लिख लिया ना इसको? इसके महल वहल नहीं लिखवाए अभी तक, तो लिखो, फूल महल, फतेह महल,
मोती महल, जो इंपॉर्टेंट है उनमें आता है एक तो तख्त निवास महल, तख्त निवास महल है ना। हालांकि इनके निर्माता दिखाऊंगे आपको, ये फूल महल और मोती महल, इनके जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी आप लोगों को अगर इच्छा हो तो लिख सकते हो, बाकी मैं तो ये समझूंगा कि फालतू फैक्ट बताने से कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। ये दोनों वैसे बनवाए थे अजीत सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था सूर सिंह ने, पर कोई मतलब वाली बात नहीं है, इसका ध्यान रखना, इसका याद भी रह जाएगा। किसने निर्माण करवाया था इसका? तख्त सिंह ने, है ना। किसने निर्माण करवाया था इसका? तख्त सिंह ने। और ये जो था, ये क्या था? सैनागार, यानी सैन्य कक्ष था एक तरह से। जोधपुर के शासकों का सैन्य कक्ष कौन सा होता था, या सैनागार, या सैन्य जो महल होता था वो कौन सा होता था? तख्त निवास महल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है श्रृंगार चौकी। इसका ध्यान रखना भाई, श्रृंगार चौकी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये श्रृंगार चौकी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो आप पढ़ के आए हो श्रृंगार चौरी चित्तौड़ के किले में तो क्या पढ़ के आए हो? श्रृंगार चौरी। और यहां पर क्या है? श्रृंगार चौकी है, ठीक। क्योंकि आप लोग श्रृंगार के बाद में चौकी या चौरी तक नहीं पहुंचते हो, कोई थोड़ा सा आगे भी पहुंच गया तो वो चै तक ही पहुंचेगा, उसके बाद में वो भी आगे नहीं जाएगा, ठीक। तो श्रृंगार चौकी कहां बनी हुई है? अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। और इसकी खास बात यह है कि इस पर जो जोधपुर के शासक होते थे उनका क्या होता था? राज तिलक होता था। तो जोधपुर के शासकों का राज तिलक कहां होता था? श्रृंगार चौकी पर होता था। तो इसमें लिख लो निर्माण तख्त सिंह। निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने। लिख लिया? फिर लिखो क्या होता था यहां? राज तिलक। राज तिलक से ही समझ जाओगे ना। अब ये थोड़ी है मेवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था यहां, ऐसा तो नहीं होगा ना। किसका राज तिलक होता था? एक और महल लिखिए आप, चोखेलाव महल। चोखेलाव महल, चोखेलाव महल। और जो चोखेलाव महल है इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। लिखो निर्माण या निर्माता। निर्माता कौन है? राव मालदेव, है ना। ये वैसे भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। ये मैं लिखता हूं, समझ में आता है ना तुम्हारे? नहीं समझ में आता? अच्छा, आप लोग ये सोचते हो कई बार कि शायद मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। यहाँ खड़े होकर एक बार आज एक काम करना, जिसको ये गलतफहमी हो कि शायद आपका पता नहीं होता, यहाँ खड़े होकर देखना। अगर इधर भी देख रहे हैं तो इधर वाले लोगों की हरकतें पता होती है, इधर देख रहे होते हैं तो इधर वाले लोगों की हरकतें पता होती है, ठीक। खान साहब, किसके ख्यालों में खो गए आप? घर की याद आ रही है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र आप जानते हैं, अपने यहाँ पर गांव में भीत किसको बोलते हैं? दीवार को। भीत पर जो चित्र बनाती है उनको क्या बोला जाता है? भित्ति चित्र, ठीक। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा महल है? चोखेलाव महल, है ना। फिर लिखे आप नेक्स्ट। एक चित्र है यहां, वो लिया था या नहीं लिया था? आपको ये दिख रहा है ना। तो
ये क्या है? हाँ, जसवंत थड़ा। क्या बताया था आप लोगों ने? चामुंडा माता मंदिर। तो ये है जसवंत थड़ा, है ना? और इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? सफेद संगमरमर से निर्मित जो है, और बड़ी खूबसूरत सी इमारत यहाँ बनी हुई है। इस दुर्ग, देखो दुर्ग तो ऊपर है और इसकी तलहटी में बना हुआ है। और ये जो महल है इसको क्या बोला गया है? जसवंत थड़ा, है ना? एक हमने एक और पढ़ा था, कल्लार राय मल्होत्रा थड़ा। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? सिवाना में लिखवा दिया था ना, कल्लार राय मल्होत्रा के बारे में बता दिया था ना। तो ये कौन सा है? जसवंत थड़ा। और इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल, ठीक है ना? इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। और किसकी स्मृति में करवाया था? इसके पिता थे जिनका नाम क्या था? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में, ठीक है ना? तो जसवंत थड़ा, जिसको क्या बोला गया है? राजस्थान का ताजमहल, इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। और किसकी याद में? पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसने इसका निर्माण करवाया था। लिख लिया ना? ये दो लाइन तो याद रखनी है कि जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर। इस किले के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है, आपको दिख भी रहा होगा ये। और इसको क्या बोला गया है? राजस्थान का ताजमहल बोला गया है, ठीक? अब लिखिए आप नेक्स्ट। अच्छा, जसवंत सिंह का पुत्र कौन था? पहले वाला जसवंत सिंह जिसने औरंगजेब के समय पर था, अजीत सिंह, है ना? तो ये जसवंत थड़े का ध्यान रखना, ये जसवंत सिंह फर्स्ट की स्मृति में नहीं बना है। किसकी में बना है? जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। और बनवाया किसने है? सरदार सिंह ने। लिखिए आप नेक्स्ट। जसवंत थड़ा लिख लिया। पानी वानी की व्यवस्था करवा दी क्या? नहीं करवाई तो करवाओ, थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूं इसको। पानी के लिए यहां पर दो तालाब प्रसिद्ध है वैसे। एक का नाम है रानीसर, जब आपको जोधा पढ़ाया होगा तब भी लिखवाया होगा वैसे तो, रानीसर तालाब। एक तो कौन सा हो गया? रानीसर। रानीसर का निर्माण किसने करवाया था? जोधा की रानी, नाम क्या था उसका? जसमादे, है ना? तो रानीसर जो तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया? जोधा की रानी। और नाम क्या है उसका? जसमादे द्वारा। लिख लिया ना? फिर लिखिए आप, एक और है यहां पर, पद्मासर। और इसका जो निर्माण करवाया था राव गांगा की रानी पद्मावती। पद्मिनी अलग है, पद्मावती अलग है ना? तो राव गांगा की रानी कौन है? पद्मावती ने इसका निर्माण करवाया था। गांगा तो जानते हो ना, गांगा को? मालदेव की पिता। और जिस समय खानवा का युद्ध हुआ था उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? ये राव गांगा ही थे। तो पद्मासर का जो निर्माण करवाया गया था इनकी रानी पद्मावती के द्वारा। और जसमादे किसकी रानी थी? जोधा की। और इसने कौन सा बनवाया था? रानीसर, ठीक?